जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके देखने वाले हैं और झारखंड जीके के तहत मैराथन क्लास करने वाले हैं। और विशेष चैप्टर को लेकर आए हैं कौन सा, झारखंड की 32 जनजातियाँ। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। और झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 को हम लोग आदिम जनजाति मानते हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, चाहे 10वीं लेवल का हो या 11वीं लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, सभी में जो है झारखंड के जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम क्या किए हैं कि आज जो है झारखंड की 32 जनजातियों से संबंधित मैराथन क्लास लेके आ गए हैं। जैसे आपको पता है कि 12 से 15 दिन आपका क्या है, एग्ज़ाम टाइम है। तो प्रत्येक दिन अगर अलग-अलग चैप्टर का मैराथन क्लास लेके आएँगे, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को जो है झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। या बाय चांस कोई छूट जाएगा, लेकिन इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को पहले हम कभी नहीं देखे हैं, ऐसा कभी मलाल नहीं होगा। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, तो हम जो है प्रत्येक दिन अलग-अलग चैप्टर का जो अभी 12-15 दिन है, हर दिन मैराथन क्लास लेके आएँगे, ताकि गलती से भी आप लोग का जो है झारखंड जीके से कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तो सीधे सवाल और उत्तर बताते हुए फटाफट चलेंगे। जहाँ अति आवश्यक होगा वहाँ थोड़ा-सा लिख देंगे या तो सिर्फ़ मुँह से बताएँगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या प्रतिशत में कितना है। पहला है 26%, दूसरा है 26.2%, तीसरा है 32%, चौथा है 28%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26.2%। तो आपको बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है। इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। इसी को प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में है। और रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है और ये जिला 1899 में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। पहला है कोडरमा, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पाकुड़, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में। और कोडरमा जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अभरक की राजधानी कहते हैं और कोडरमा जिला बना है 1994 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न जनजाति में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है माल पहाड़िया, तीसरा है बिरहोर, चौथा है महली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महली जो है आदिम जनजाति नहीं है। और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। इसमें जो है आपका महली शामिल नहीं है। और ये 8 आदिम जनजाति कौन है, तो हम बोल के बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। एक हो जाएगा असुर, दूसरा परहिया, तीसरा आपका सबर, चौथा बिरहोर और पाँचवां बिरजिया, छठा कोरवा और सातवां माल पहाड़िया और आठवां सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो महली जो है आपका आदिम जनजाति में शामिल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को सदान मानती है। पहला है किसान, दूसरा है महली, तीसरा है चीख बड़ाइक, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो है अपने आप को क्या मानते हैं, सदान मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि झारखंड की जो है 7 जनजातियाँ, कितनी 7 जनजातियाँ जो है स्वयं को जो है सदान मानती है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा बिरजिया, दूसरा चीक बड़ाइक, तीसरा गोड़ाइत और चौथा करमाली, पाँचवां लोहरा और छठा महली और सातवां किसान हो जाएगा। सदान मतलब आपको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, सदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू नहीं मानती है। यहाँ पर बोल रहा है नहीं मानती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पहला है बेदिया, दूसरा है बिंजिया, तीसरा है चेरो, चौथा है करमाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, करमाली जो है अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत जो है नहीं मानती है। उच्च हिंदू मतलब राजपूत, इतना याद रखना है। और वैसे आपको बता दें कि झारखंड की जो है 5 जनजातियाँ, कितनी? 5 जनजातियाँ अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। पहला बथुड़ी, दूसरा बेदिया, तीसरा बिंझिया, चौथा चेरो और पाँचवां खेरवार है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग जम के कमेंट कीजिएगा और जम के लाइक कीजिएगा, तभी जो है हम कल फिर से मैराथन क्लास लेके आएंगे। तो बेवजह का आप लोग का कोई जोश जुनून नहीं रहेगा, तो बेवजह का हम भी मेहनत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? अनुसूचित जाति मतलब एसी की बात हो रहा है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पलामू हो जाएगा। और आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है पलामू में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी थी? तो आपकी थी 5,36,385 थी। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, जो कि सर्वाधिक है। इतना याद रखना है। अगर पलामू की बात करेंगे तो पलामू हमारा ज़िला कब बना है? तो ये 1892 में ज़िला बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? सबसे कम एसी पाए जाते हैं। पहला है कोडरमा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोडरमा में। और कोडरमा को अबरक की राजधानी कहते हैं और ये जिला बना है 1994 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाए जाते हैं? पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खूंटी में। और खूंटी का जो टोटल जनसंख्या है, यानी कि खूंटी की जो कुल आबादी है, उसका जो है 73.25% क्या है? आदिवासी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी खूंटी जिला है। अब खूंटी को हम लोग क्या कहते हैं कि खूंटी ऐसा जिला है झारखंड का जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और हमारा खूंटी जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है? पहला है चतरा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है पाकुड़, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये क्या बोल रहा है? अनुसूचित जनजातियां, एसटी की ही बात हो रहा है, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोडरमा ही हो जाएगा। और आपको बता दें कि कोडरमा की जो कुल जनसंख्या है उसमें 0.96% क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है, यानी कि 1% भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है? सबसे कम है। और कोडरमा को अबरक की राजधानी बोलते हैं और यह 1994 में जिला बना है। ये हम आपको 3 बार बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिला में पाए जाते हैं? पहला है चतरा, दूसरा पाकुड़, तीसरा खूंटी, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए चतरा में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसी पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि चतरा का जो कुल जनसंख्या है उसमें 32.65% क्या है? तो आपकी अनुसूचित जाति है। इतना याद रखना है। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और हमारा चतरा जिला बना है 1991 में। और चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले में पाए जाते हैं? पहला है कोडरमा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पाकुड़ में जो है सबसे कम अनुसूचित जाति अर्थात एसी पाए जाते हैं प्रतिशत के दृष्टिकोण से।
इतना याद रखना है। और ये जो पाकुड़ जो है हमारा जो है, ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है आपका, कौन-कौन? तो बीड़ी और पत्थर के लिए फेमस है, 2 चीज़ों के लिए, बीड़ी और पत्थर। और पाकुड़ के बारे में और एक चीज़ बता देते हैं कि पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला है। क्या है? सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है फिसड्डी है। इतना याद रखना है। और पाकुड़ ज़िला कब बना है? तो ये ज़िला बना है 28 जनवरी, ठीक है? 28 जनवरी 1994 को ये ज़िला बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रजाति समूह की दृष्टि से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की है? पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविडियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। आप सभी को पता है कि झारखंड क्या है? आदिवासी बहुल राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 को हम लोग आदिम जनजाति मानते हैं। और ये सभी के सभी जो है अधिकतर क्या हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं अधिकतर, ठीक है? कुछ कुछ जो है 2-4 जो है नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत आते हैं। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वन और शिकार पर आश्रित जनजाति कौन सा है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सबर, तीसरा है पहाड़िया, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है? शिकारी संग्रहकर्ता या शिकार संग्रहकर्ता में कौन कौन आ जाएगा? बिरहोर भी आ जाएगा, सबर भी आ जाएगा, पहाड़िया भी आ जाएगा। और ये तीनों के तीनों क्या है? आपका आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति कौन सी है? पहला है खरवार, दूसरा है सबर, तीसरा है संथाल, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन का अकॉर्डिंग खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति जो है सत्य, अहिंसा और अपने वादे को निभाने के लिए जो है अपना बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहती है। और इसे जो है लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है और इन्हें मार्शल जनजाति भी कहा जाता है। और पलामू क्षेत्र में जो है इनका सबसे अधिक जमाव है। इसके अलावा पलामू और लातेहार क्षेत्र में जो है इन्हें 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झूम कृषि पर आश्रित झारखंड की जनजाति कौन सी है? पहला है महली, दूसरा है मलेर, तीसरा है लोहार, चौथा है असुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेर जनजाति, ठीक है? आपको पहले कल ही बताए थे झूम कृषि मतलब ऐसी कृषि जो पहले जंगल को काटा जाता है, फिर साफ किया जाता है, उसमें आग लगाया जाता है, फिर ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है और वहाँ पर तब तक खेती की जाती है जब तक ज़मीन उपजाऊ रहता है। उसके बाद दूसरे जगह जाया जाता है, फिर वहाँ पर सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए खेती की जाती है। अर्थात घूम घूम कर कृषि करने को ही क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो मलेर हो गया, संथाल हो गया, सबर हो गया, कोरवा हो गया, पहाड़िया हो गया, बिरजिया हो गया, ये सब जो है झूम कृषि के लिए जाने जाते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन अस्थायी कृषक नहीं है? पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा उरांव, चौथा है बिरजिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया जो है आपका अस्थायी कृषक नहीं है। इतना याद रखना है। अस्थायी कृषक मतलब ये भी घूम घूम के ही खेती करता है। और ये जो मुंडा, संथाल, उरांव जो है अब अस्थायी कृषि करने लगे हैं, एक जगह रुक कर खेती बाड़ी करने लगे हैं। इतना याद रखना है। अब ये बिरजिया जो है आपका क्या है? आदिम जनजाति है और इनका अर्थ भी पूछता है तो बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का मछली। क्या हो जाता है? तो जंगल का मछली इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजातियां सामान्य दस्तकार हैं? पहला है लोहार, दूसरा है करमाली, तीसरा है चीक बड़ाइक, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। सामान्य दस्तकार मतलब है कि हुनर वाला जाति, यानी कि कारीगर जाति की बात हो रहा है, जनजाति की। तो ये सभी आ जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि जैसे
आपका लोहरा हो गया, करमाली हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, महली हो गया, असुर हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपके शिल्पकारी हैं। मतलब इनमें जो है कुछ ना कुछ हुनर इनबिल्ड रहता है। जैसे लोहार जो है आप जानते हैं कि घर में जो लोहे का बर्तन होता है यही सब बनाते हैं, यानी कि लोहे का औजार। करमाली का भी वही काम है, लोहा से संबंधित बर्तन बनाना। चीक बड़ाइक कपड़ा बुनने का काम करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजातियां कृषक और उद्योग कर्मी हैं। पहला है संथाल, दूसरा है हो और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ये संथाल जनजाति है जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति है, और हो जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये दोनों के दोनों क्या है, खेती बाड़ी करते हैं और उद्योग कर्मी माने छोटा मोटा फैक्ट्री वाला भी काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस व्यापार का भी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की कुल आदिवासी जनसंख्या में संथाल जनजाति कितनी प्रतिशत है। पहला है 9.23%, दूसरा है 14%, तीसरा है 35% और चौथा है 18.14%। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35% है। तो आपको बता दिए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 है। ये जो है इस आदिवासी जनसंख्या में ही आपको बता दें संथालों की प्रतिशतता कितनी है, तो संथाल जनजाति 35% है, ये आपको याद रखना है। और बाकी जो है 4 प्रमुख जनजाति उनके बारे में बता दें, तो ये 35% आपकी क्या है, संथाल जनजाति, ये याद रखना है। और 9.23 जो है कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी हो जनजाति है। और 14% कौन सी जनजाति है, तो आपकी जो है मुंडा जनजाति है। कौन है, मुंडा जनजाति है। ठीक है। और उरांव जनजाति कितनी है, तो उरांव जनजाति जो है 18.14 है। ये जो है आपका महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको आप लोग लिख के रखिएगा। संथाल जनजाति 35%, उरांव जनजाति 18.14% और मुंडा जनजाति 14% और हो जनजाति 9.23%। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपको सब जगह नहीं मिलता है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और दूसरा है इनका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। तीसरा, संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते हुए रखा था। चौथा, इनमें सभी सही है। तो इसको जो है कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। देखिए, संथाल जो है भारत की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। पहले नंबर में कौन है, तो पहले में आप जानते हैं कि भील है, और दूसरा में क्या है, तो दूसरा में गोंड है। ये आप सभी को पता है, यानी कि संथाल जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, इतना याद रखना है। ठीक है, और बाकी सब के सब कथन सही है, ये सभी के सभी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तीसरी है और झारखंड की पहली है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल जनजाति संथाल परगना के अलावा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, संथाल जनजाति जो है संथाल परगना के अलावा ये लोग धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, पलामू, लातेहार, सिंभू आदि क्षेत्रों में भी जम के पाए जाते हैं। इतना याद रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं। पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। तो कुछ गोत्रों का जो है हम नाम ले देते हैं, बता देते हैं। एक हो जाएगा हासंदा, दूसरा मुर्मू, तीसरा किस्कू, चौथा हेब्रम और चौथा मंडी और पांचवा सोरेन, छठा टुडू, बास्के, बेसरा, ये सब आपका क्या है, संथाल जनजाति के गोत्र हैं। तो संख्या में कितनी है, तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VVIP है। और हमको लगता है कि यूट्यूब में जो है आज तक कोई भी कोचिंग क्लास में इस तरह से आपका ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब पढ़ाने के लिए जो है आपको क्रैश कोर्स लेना पड़ता है, लेकिन हम आप लोगों को जो है फ्री में ये सब पढ़ा दे रहे हैं। इसका आप लोग जो है शुक्रगुजार आप लोगों को होना चाहिए और जम के कमेंट और लाइक करना चाहिए। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथाल जनजाति के समाज कितने हदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 हदों में वर्गीकृत है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका किस्कू हड, ठीक है, किस्कू हड। और किस्कू हड को क्या कहा जाता है? इसको राजा कहा जाता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका मुर्मू हड। कौन सा? मुर्मू हड। और मुर्मू हड को क्या कहा जाता है? पुजारी कहा जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सोरेन हड, हेमंत सोरेन वाला सोरेन हड। और ये क्या होता है? ये आपका सिपाही होता है। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा को भी लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका मरूडी, मरूडी हड। और मरूडी हड जो है आपका क्या होता है? तो कृषक होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो संथाल जनजाति जो है 4 हडों में बता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है संथालों के बीच समगोत्रीय विवाह निषेध है। दूसरा है संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। तीसरा है संथालों में पति और पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है। और चौथा सभी सही है। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है, इसको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला कथन आपका गलत दिया हुआ है। आपको बता दें कि संथालों के समाज में समगोत्रीय विवाह निषेध है, क्योंकि सेम गोत्र के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भाई बहन माना जाता है। इसीलिए जो है विवाह निषेध होता है। जैसे जो किस्कू है, किस्कू से विवाह नहीं कर सकता है। जो हेब्रोम है, हेब्रोम से विवाह नहीं कर सकता है। और संथाल में आमतौर पर एक ही विवाह प्रथा है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जो है पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि छूट है, ये बात गलत है। विशेष परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन ऐसे छूट है कहना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है। पहला है पावला, दूसरा है बापला, तीसरा है सदाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संथाल जनजाति के लोग शादी को बापला कहते हैं। और संथाल जनजाति में जो है शादी यानी कि विवाह के जो है अनेक रूप पाए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा सदाई बापला, दूसरा गोलाइटी बापला, तीसरा टुनकी दिपिल बापला, और चौथा धरती जवाई बापला, पाँचवा अपगिरी बापला, और छठा इतुत बापला, निर्बोलिक बापला, बहादुर बापला, राजा रानी बापला, सांगा बापला, किरिंग जवाई बापला। इस तरह से जो है संथाल जनजाति में शादी के कई एक रूप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसमें जो है आपको पूछता है कि संथाल जनजाति में जो है शादी के सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो किरिंग बापला। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं। पहला है गोनंग टका, दूसरा है गिनी, तीसरा है पोन, चौथा है सीनार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी पोन कहा जाता है। एक्चुअली वधू मूल्य क्या होता है? तो लड़के पक्ष की ओर से जो है लड़की पक्ष के गार्जियन को जो है कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है, उसी को वधू मूल्य कहा जाता है। और ये जो है संथाल जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाल समाज में सबसे कठोर सजा क्या है। पहला है बिटलाहा, दूसरा है सजा, तीसरा है दंड, चौथा है बहिष्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। और यह एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संथाल गांव की पंचायती कहाँ बैठी जाती है। पहला है चीरा, दूसरा है पट्टी, तीसरा है मांझी थान, चौथा है पढ़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मांझी थान में बैठी जाती है। आपको बता दें कि संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मांझी के नाम से पुकारा जाता है। और संथाल गाँव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो उसका उत्तर मांझी थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है। पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है शिव, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंहबोंगा। संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है। और भगवान सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है या सूर्य का ही रूप है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, जिन्हें वे क्या मानते हैं, तो इन्हें वे सृष्टि का रचयिता या विधाता मानते हैं। और संथालों का दूसरा प्रमुख देवता की बात किया जाए तो दूसरा प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो मारांग बुरु। क्या नाम है, मारांग बुरु, यानी कि पहाड़ों का देवता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संथालों के प्रमुख गांव देवता कौन है। पहला मारांग बुरु, दूसरा है ओड़ाक बोंगा, तीसरा है जाहेर एरा, चौथा है ठाकुर देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाहेर एरा जो है संथाल गांव के प्रमुख गांव देवता है। इतना याद रखना है। देखिए, संथालों का जो गांव देवता होता है उसके तो जाहेर एरा कहते हैं, लेकिन जाहेर एरा का जो निवास स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जाहेर थान कहते हैं। क्या कहते हैं, जाहेर थान। यानी कि ये गांव का देवता का नाम हो गया जाहेर एरा, और जाहेर एरा कहाँ रहेगा, तो जाहेर थान में रहेगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि संथाल धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला है नाइके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है, दूसरा है संथालों के गृह देवता को डोडाक बोंगा कहते हैं, तीसरा है जादू टोने के मामले में संथाली औरतों को विशेष माना जाता है, और चौथा सभी के सभी सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सत्य है। सभी बात सत्य है। तो संथालों के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग, नाइके कहते हैं। और संथालों का ग्राम देवता क्या होता है, जाहेर एरा होता है। और संथाल जंतर मंतर जादू टोना आदि में जो विश्वास करते हैं, और इनका विश्वास है कि जंतर मंतर से कई प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती है, और जादू टोने के मामले में संथाली औरतों को जो है विशेष माना जाता है। ये सभी के सभी बात सत्य है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आज तो है, एक दो घूंट तो पानी पीना ही पड़ेगा। बाकी दिन नहीं पीते हैं, लेकिन आज पियेंगे। आज थोड़ा सा लंबा चलना है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है उरांव अपने को कुड़ुख कहते हैं, दूसरा उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तीसरा भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और चौथा उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश कहते हैं। इसमें जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, उसको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये वाला जो है कथन गलत है। कैसे गलत है, तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो आपकी कौन सी है, संथाल है। तो उरांव की कौन सा हो जाएगा, तो उरांव जो है भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये हो जाएगा। और बाकी सभी के सभी जो कथन है सत्य है। इतना याद रखना है। तो उरांव जनजाति जो है अपने आप को कुड़ुख कहते हैं, और उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यहाँ पर तीसरी दिया है, तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है उरांव जनजातियों में गोदना की प्रथा प्रचलित है, दूसरा है उरांव जनजातियों का युवा गृह धूमकुड़िया कहलाता है, तीसरा है उरांव में समगोत्रीय विवाह निषेध नहीं है, चौथा उरांव का भाषा कुड़ुख है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हो जाएगा इसमें भी ऑप्शन नंबर सी, ये वाला गलत है। देखिए, उरांव तो क्या सभी जनजातियों में जो है समगोत्रीय विवाह निषेध है। ठीक है, समगोत्रीय एक ही गोत्र के व्यक्ति जो है आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे आपस में भाई बहन होते हैं, ऐसी प्रथा है। समजातीय, ठीक है, समजातीय विवाह होगा, लेकिन समगोत्रीय विवाह नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम एका हैं तो एका से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उरांव हैं तो उरांव से शादी कर सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं। तो कुछ गोत्रों का जो है नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे लकड़ा हो गया, रुंडा हो गया, गाड़ी हो गया, तिरकी हो गया, पाँचवा किसपोटा, छठा टोपो, सातवां एक्का, आठवां लिंडा और नौवां मींज, 10वां कुजूर और 11वां बांडी और 12वां बेक और 13वां खलखो और 14 केरकेट्टा। तो 14 ही बता दिए आपको। तो इस तरह से जो है झारखंड के उरांव जनजाति में जो है 14 गोत्र पाए जाते हैं, और ये गोत्र वाले लोग जो है अपने सेम गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए
ऐसे आपको ये भी पूछता है कि फलाना गोत्र का क्या अर्थ होता है। जैसे आपको पूछेगा कि एक्का का क्या मतलब होता है, तो एक्का का मतलब कछुआ होता है। मिंज का क्या मतलब होता है, तो मिंज का मछली होता है। खलखो का क्या मतलब होता है, तो खलखो का भी मछली होता है। तो ये सब भी पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। बेक मतलब नमक हो जाता है, कुजूर मतलब लता हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता क्या है कि उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है। पहला आयोजित विवाह, दूसरा है सेवा विवाह, तीसरा है राजी खुशी विवाह, चौथा है हरण विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। ये सबसे प्रचलित रूप है। आपको बता दें कि उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव में सेवा विवाह की परंपरा भी प्रचलित थी, लेकिन उसमें जो है अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है, और ये आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इतना आपको याद रखना है। अब सेवा विवाह में क्या होता था कि उसमें जो है भावी वर कुछ समय के लिए जो है भावी वधु के परिवार में जाकर सेवा करता था। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि उरांव की वैचारिक स्वतंत्रता की झलक इनमें प्रचलित नीति या प्रथा से देखी जा सकती है। यानी कि किस प्रथा से पता चलता है कि उरांव में जो है वैचारिक स्वतंत्रता है, ये कहना चाह रहा है सवाल। पहला है विधवा विवाह, दूसरा है तलाक प्रथा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है आयोजित विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि विधवा विवाह और तलाक प्रथा को देखते हुए ऐसा लगता है कि उरांव में जो है वैचारिक स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है। पहला है महतो, दूसरा है मांझी, तीसरा है जोग मांझी, चौथा है मानकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतो कहलाता है। तो उरांव गांव का मुखिया जो होता है क्या होता है, महतो होता है, ठीक है। महतो ये पद होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, उरांव गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है। पहला है गांव पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है पंचोरा, चौथा है ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचोरा कहा जाता है। कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, और उरांव में इसे जो है पंचोरा के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गए हैं। दूसरा, ये बतख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालते हैं। तीसरा, इनका प्रिय पेय पदार्थ हंडिया है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है सत्य है। देखिए, उरांव जनजाति लोग अभी वर्तमान में अस्थायी कृषक बन गए हैं, एक जगह रुक कर कृषि करते हैं। ये लोग बतख, मुर्गा, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि सभी प्रकार के जीव जंतु पालते हैं। और आपको बता दें कि पहले जो है उरांव जनजाति के लोग जो है चाय बागान में सबसे अधिक काम करने चले जाते थे, लेकिन अभी ये अस्थायी कृषक बन गए हैं। और हंडिया जो है इनका प्रिय पेय पदार्थ है। कहने का मतलब इसलिए प्रिय पेय पदार्थ बन गया क्योंकि इनका जो जितना भी रस्मों रिवाज होता है, पूजा पाठ होता है, उसमें तपावन के रूप में ये लोग हंडिया को चढ़ाते हैं। तपावन मतलब एक प्रकार का प्रसाद के रूप में। तो उसी को जो है ग्रहण करते करते थोड़ा सा जो है ये लोग इसको नशा पान के रूप में भी सेवन करने लगे हैं, जो कि गलत बात है, लेकिन इसीलिए जो है ये प्रिय पेय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि उरांव का सर्व प्रमुख देवता कौन सा है। पहला है धर्मेश, दूसरा है शिव, तीसरा है सिंगबोंगा, चौथा है गणेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है, और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ये हम आपको बता चुके हैं। 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि उरांव धर्म से संबंधित गलत कथन को पहचाने। पहला है पाहन उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है। दूसरा, पुजार पाहन का सहयोगी होता है। तीसरा, सरना उरांव का पूजा स्थल होता है। और चौथा, उरांव का प्रमुख देवता मारंग बुरु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, गलत कथन को पहचाने। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, उरांव का प्रमुख देवता मारंग बुरु है, ये वाला गलत है। हम आपको पहले ही बता दें कि उरांव का जो है प्रमुख देवता धर्मेश है। क्या है, धर्मेश है।
तो पाहन जो है उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है और पुजार जो है पाहन का सहयोगी होता है और सरना उरांव का जो है पूजा स्थल होता है और उरांव के प्रमुख देवता को धर्मेश कहते हैं या धर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मी भी कहते हैं, जिन्हें जीवन और प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माना जाता है। इतना आपको क्लियर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि उरांव के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? पहला है सरना, दूसरा अखाड़ा, तीसरा है देशावली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए उरांव जनजाति के जो पूर्वजों को का आत्मा कहाँ निवास करता है, तो इसमें ऑप्शन आपका होना चाहिए था शासन। तो शासन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि उरांव की जो पूर्वजों की आत्मा जो है शासन में निवास करता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि उरांव जनजाति की युवक युवती के लिए प्रशिक्षण संस्थान का क्या नाम है? पहला है घोटुल, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है गीतीओड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उरांव जनजाति के जो युवागिरी होता है उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। घोटुल तो किस में कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में घोटुल कहा जाता है और गीतीओड़ा तो है आपका मुंडा जनजाति में कहा जाता है। तो उरांव जनजाति की युवागिरी यानी कि प्रशिक्षण गिरी को जो है धूमकुड़िया कहा जाता है। इतना याद रखना है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया। थोड़ा सा धूमकुड़िया के बारे में बोल ही देते हैं, टाइम तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। तो देखिए धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति के युवक युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और धूमकुड़िया में युवक और युवतियों को गीत संगीत नृत्य शिकार और जनजातीय रीति रिवाज और परंपराओं को जो है सिखाया जाता है। इतना आपको सिंपल भाषा में कम से कम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। पहला है धूमकुड़िया में युवक और युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है। दूसरा, धूमकुड़िया में युवकों के लिए जोख एड़पा और युवतियों के लिए पिल्लो एड़पा कार्य करती है। और तीसरा है जोख एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गलत कथन कौन सा है कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी गलत कथन को पहचानना है। पहला है जोख एड़पा के मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है। दूसरा, पेलो एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है। और धूमकुड़िया में प्रवेश 15 से 16 वर्ष की आयु में मिलता है। चौथा, इनमें सभी सत्य है। तो इसमें गलत कथन कौन है, इसको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है। इसमें जो है प्रवेश आपको 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है। और किस दिन मिलता है? तो सरहुल के दिन में मिलता है और प्रत्येक 3 साल में जो है एक बार प्रवेश मिलता है। और जब प्रवेश मिल गया तो आपकी सदस्यता कब तक बनी रहेगी? जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपकी सदस्यता बनी रहती है और जैसे ही शादी होगी ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो बाकी सभी के सभी कथन ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर 15-16 वर्ष बोल रहा है ये गलत है। यहाँ पर 10-11 वर्ष आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और हम बहुत ही सोच बूझ और समझ बूझ के जो है ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि धूमकुड़िया में व्यय का भार किसके द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से होता है? पहला है झारखंड सरकार, दूसरा है उरांव की सामाजिक संस्था, तीसरा अभिभावकों द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 100% इसको आप लोग गलत मारिएगा। आप लोग क्या करिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी है सर कहिएगा। ठीक है, लेकिन बी नहीं है। तो बी नहीं है तो सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा, अभिभावकों के द्वारा। तो आपको बता दें कि धूमकुड़िया में प्रवेश जब मिलता है 10-11 वर्ष की आयु में और विवाहित होते ही धूमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन धूमकुड़िया में जो प्रवेश होता है उसके बाद वहाँ रहना होता है और वहाँ जो खर्च आता है उसके लिए जो बच्चे वहाँ पर जो धूमकुड़िया में जो रहते हैं तो उनके जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जो देते हैं पैसा या जो भी खर्चा पानी, उसी से तो वहाँ पर वहन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो धूमकुड़िया में व्यय का भार अभिभावकों द्वारा शुल्क के रूप में दी गई वस्तुओं से होता है।
जैसे होता है ना कि कोई बच्चा को हॉस्टल में डाल दिए हैं तो खर्चा पानी देना होगा, तो वैसे ही क्या है आपका धूमकुड़िया हॉस्टल टाइप का है, तो वहाँ जो है जो गार्जियन है वो खर्चा पानी देता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुंडा संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा, मुंडा को कोल भी कहा जाता है। तीसरा, मुंडा अपने को होड़को कहते हैं। चौथा, सभी सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी के सभी कथन जो है सत्य है। इतना आपको याद रखना है। मुंडा एक संस्कृत भाषा का शब्द है और मुंडा अपने को क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। और हाँ, होड़को कहते हैं। और मुंडा का क्या अर्थ होता है ये भी पूछता है, तो मुंडा का अर्थ क्या हो जाता है? विशिष्ट आदमी। क्या हो जाता है? विशिष्ट आदमी हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे मुंडा को कोल भी कहा जाता है, लेकिन ये लोग कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं, इस बात को भी याद रखना है, लेकिन कोल भी कहा जाता है। मुंडा का अर्थ मुंडाओं की भाषा में क्या होता है? पहला है कोल, दूसरा है होड़को, तीसरा है विशिष्ट व्यक्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है। मुंडा का अर्थ उन्हीं की भाषा में जो है विशिष्ट व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मुंडाओं का सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में। कहाँ? रांची में। मुंडा झारखंड के रांची में सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन रांची के अलावा हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम जिलों में भी ये बसे हुए हैं। और मुंडाओं का सबसे सघन जमाव अगर केवल पूछेगा तो आप लोग रांची कह सकते हैं, लेकिन रांची के अलावा भी ये लोग बाकी जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता क्या है कि मुंडा जनजाति के संबंध किस प्रजाति समूह से है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविडियन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री द्रविडियन। ठीक है, मुंडा जनजाति के संबंध आपका प्री द्रविडियन से है। थोड़ा सा कहने में भी दिक्कत हो रहा है, प्री द्रविडियन, याद रखिएगा। अब इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भी कहा जाता है और इसी को प्री द्रविडियन भी कहा जाता है। तो दोनों में से हम कुछ दिया जाएगा, उसी को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मुंडा जनजाति की युवा गिरी को क्या कहा जाता है? पहला है गिती ओड़ा, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है टांडा, चौथा है घोटुल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, गिती ओड़ा कहा जाता है। और युवा गिरी को जो है धूमकुड़िया कौन जनजाति के लोग कहते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग युवा गिरी को धूमकुड़िया कहते हैं। और टांडा तो आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थल है उसको टांडा कहा जाता है। और घोटुल की बात किया जाए तो संथाल जनजाति के युवा गिरी को हम लोग घोटुल कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि मुंडाओं में विवाह को क्या कहा जाता है? पहला है सेवा विवाह, दूसरा है क्रय विवाह, तीसरा है अरंडी, चौथा है बाफला। तो देखिए इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है, अरंडी इस टाइप का होता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं अरंडी। तो यही वाला आप लोग हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है इसका साउंड कुछ अलग टाइप से लिया जाता है, तो हमसे हो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? पहला आयोजित विवाह, दूसरा है राजी खुशी विवाह, तीसरा है हरण विवाह, चौथा है सेवा विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। मुंडाओं में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ये तो एक ही फ्रेम में आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ऊपर नीचे करके पढ़ लीजिएगा। मुंडाओं में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि मुंडाओं में एक विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति दूसरा विवाह कर सकता है। दूसरा, शुरुआत से मुंडा में बाल विवाह प्रथा थी, किंतु बाद में हिंदू प्रभावित मुंडाओं में बाल विवाह रोका गया। तीसरा है विधवा या परित्यागता का भी विवाह हो सकता है, लेकिन इस तरह के विवाह में वधू मूल्य की बाध्यता नहीं रखी जाती है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। इसमें जो है आपको गलत कथन को पहचानना है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला आपका गलत कथन है। आपको बता दें ये गलत कथन कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि मुंडाओं में जो है पहले बाल विवाह प्रथा नहीं थी, लेकिन हिंदुओं से जो है
प्रभावित होकर इन लोगों में बाल विवाह शुरू हुआ है। तो जस्ट उल्टा कथन यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यही वाला गलत है। शुरुआत में मुंडा में बाल विवाह प्रथा थी, यहाँ लिखा है तो नहीं थी, लेकिन हिंदुओं से प्रभावित होने के बाद उनमें बाल विवाह शुरू हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? पहला अरंडी, दूसरा है बापला, तीसरा है सगाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सगाई हो जाएगा। विधवा या परित्यक्ता से विवाह को सगाई कहते हैं और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि मुंडाओं में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग टका, दूसरा है घोटुल, तीसरा है पोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई गोनोंग टका कहा जाता है, ठीक है। मुंडाओं में वधु मूल्य को गोनोंग टका कहा जाता है और इसके अलावा और एक नाम दिया जाता है, कौन सा? तो कुरी गोनोंग, कुरी गोनोंग भी कहा जाता है। तो ये दोनों में से एक नाम दिया रहेगा, वही सही हो जाएगा। गोनोंग टक्का या कुरी गोनोंग टक्का, कुरी गोनोंग टक्का ये भी कहा जाता है। तो ये दोनों हो जाता है, ठीक है। चलिए, और वधु मूल्य मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि मुंडा के सामाजिक व्यवस्था का सही मिलान कीजिए। गांव का मुखिया मुंडा कहलाता है, गांव का पंचायत हातू, पढ़ा के प्रधान मानकी, चौथा कई गांवों को मिलाकर बनी पंचायत पढ़ा, और ऑप्शन नंबर ई आज एक्स्ट्रा एगो मिल गया है, सभी के सभी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई सभी के सभी कथन सही है। मुंडा गांव का मुखिया मुंडा कहलाता है, गांव की पंचायत को हातू कहा जाता है, कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसे पढ़ा पंचायत कहा जाता है, और पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। ये सभी के सभी कथन जो है आपका सही मिलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि मुंडाओं के अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुंडा अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं, दूसरा कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, तीसरा ये शिकार करने वाले मछली मारने वाले हैं या शिकार या मछली के शौकीन हैं, और चौथा सभी के सभी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है, ठीक है। मुंडा अस्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं, ये कृषि के अलावा पशुपालन भी करते हैं, और सोहराय में जो है पशु की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा ये शिकार में भी माहिर हैं और मछली मारने में भी माहिर हैं, और ये शौक भी रखते हैं, खाने के साथ साथ शौक भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मुंडा जनजाति में तुलसी जल और गंगा जल के समान है, यानी कि मुंडा जनजाति में कौन सी चीज़ को जो है तुलसी जल और गंगा जल के समान देखा जाता है? पहला है रानू और हड़िया, दूसरा है हड़िया और बीड़ी, तीसरा है हड़िया और मुर्गा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रानू और हड़िया को जो है तुलसी जल यानी और गंगा जल के समान माना जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़िया को ये लोग क्या मानते हैं? तपावन मानते हैं। तपावन यानी कि प्रसाद के समान है, पवित्र चीज़ है, ठीक है। और आप जानते हैं ये रानू क्या है? तो रानू से ही जो है हड़िया तैयार किया जाता है, यानी कि रानू जो है एक प्रकार का आयुर्वेदिक दवा है और जड़ी बूटी से ही बनाया जाता है और उसी से हांडी तैयार किया जाता है। तो हांडी तो बेशक क्या है, प्रसाद है, दवा है। अब इसका जो है अत्यधिक सेवन करने से जो है आपको नशा लग सकता है, लेकिन ये क्या है? आपका प्रसाद है, तपावन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मुंडाओं का सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा किसका प्रतिरूप है? पहला है राजा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है नदी, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य। तो मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? सिंहबोंगा, और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि मुंडाओं के धर्म से संबंध गलत कथन को पहचाने। पहला है हाथू बोंगा ग्राम देवता, देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी, तीसरा है ओड़ाक बोंगा कुल देवता, और चौथा है बुरु बोंगा जल देवता। इसमें जो है कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला गलत कथन है। बुरु बोंगा किसको कहा जाता है? तो बुरु बोंगा जो है पहाड़ देवता को कहा जाता है। किसको? पहाड़ देवता को कहा जाता है, ठीक है। अगर जल देवता की बात की जाए तो जल देवता तो किसको कहा जाता है? तो इकीर बोंगा को कहा जाता है। किसको?
तो इकीर बोंगा को जल देवता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत मिलाया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। बुरु बोंगा पहाड़ देवता, इकीर बोंगा जल देवता, ये होना था और बाकी सब के सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मुंडाओं के धार्मिक समाज में झाड़ फूंक करने वालों को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है पनभरा, तीसरा है पुजार, चौथा है देवड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवड़ा कहा जाता है। मुंडा तंत्र विद्या और जादुई विद्या में जो है विश्वास करते हैं और झाड़ फूंक करने वालों को क्या कहा जाता है? तो देवड़ा कहा जाता है। ठीक है, देवायरमती। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मुंडा के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, दूसरा पुजार या पनभरा पाहन का सहायक होता है, तीसरा झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है और चौथा सभी के सभी सत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है, पुजार या पनभरा जो है पाहन का सहायक होता है और मुंडा तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं और झाड़ फूंक करने वाले को ही देवड़ा कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि हो जनजाति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला हो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, दूसरा हो जनजाति झारखंड के मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं, तीसरा हो जनजाति के संबंध प्री द्रविडियन प्रजाति समूह से है, चौथा सभी के सभी सत्य है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत कथन है। अब गलत कथन कैसे है तो आपको बता दें, ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से आता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत कथन है, तो ये वाला आप लोग हटा दीजिए, या यही बताना था तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि हो जो है झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और हो जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में पाई जाती है और इनका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि हो जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 80 से अधिक, दूसरा है 76 से अधिक, तीसरा है 90 से अधिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 80 से भी अधिक इनमें जो है गोत्र पाए जाते हैं। किनमें? हो जनजाति में। इसीलिए जो है यहाँ हम नहीं लिखे हैं। 2, 4, 8, 10, 12 रहता तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन 80 से अधिक है तो बहुत ही मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि हो जनजाति युवागिरी को क्या कहा जाता है? हो जनजाति की युवागिरी को क्या कहा जाता है? पहला है घोटुल, दूसरा है मंडा, तीसरा है गीती ओड़ा और चौथा है धूमखुड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोती ओरा। ठीक है, गोती ओरा जो है हो जनजाति का युवागिरी है। घोटुल किसका है? तो घोटुल तो आपको बता चुके हैं संथाल जनजाति के है। और मंडा क्या है? तो मंडा एक पर्व है जो कि भगवान शिव पर आधारित है, या शिव की कठोर तपस्या भी कहा जाता है किसको? मंडा पर्व को। धूमकुड़िया की बात करें तो उरांव जनजाति की युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि हो जनजाति से संबंधित सामाजिक व्यवस्था से संबंधित गलत कथन को पहचानें। यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है। पहला है हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, दूसरा शुरुआत से हो समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन अब मातृसत्तात्मक बन गया है, तीसरा हो समाज में ममेरा भाई और ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, चौथा इनमें सभी सही है। इसमें जो है कौन सा गलत कथन है इसको पहचानना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो है गलत कथन है। ठीक है, शुरुआत में पितृसत्तात्मक था, ये गलत है। शुरुआत में जो है ये आपका क्या था? मातृसत्तात्मक था, लेकिन अब ये जो है पितृसत्तात्मक बन गया है। तो शब्द को यहाँ पर पलट दीजिएगा, मातृसत्तात्मक को पितृसत्तात्मक के पास ले जाइएगा और पितृसत्तात्मक को मातृसत्तात्मक के पास ले आइएगा। तो हो जनजाति में जो है समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, ऐसे लगभग सभी जनजाति में है और इनमें विवाह मुख्यतः बाहर के गोत्र में ही किया जाता है। और आपको बता दें कि कभी जो है यहाँ पर मातृसत्तात्मक रहा था,
लेकिन वर्तमान में जो है इनकी समाज जो है पितृसत्तात्मक बन गया है। और हो समाज में ममेरा भाई और ममेरी बहन से जो है विवाह को प्राथमिकता दिया जाता है, यानी कि आप जो है अपने ममेरा भाई बहन से विवाह कर सकते हैं अगर हो जनजाति से बिलोंग करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि हो जनजाति में किस विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। पहला है दिकू विवाह, दूसरा है ओपर तिपी विवाह, तीसरा है आंधी विवाह, चौथा है राजी खुशी विवाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंधी विवाह को जो है श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। हो जनजाति में प्रचलित विवाह आपका क्या है, आंधी विवाह है, दिकू विवाह है, ओपर तिपी विवाह है, राजी खुशी विवाह है, आदेर विवाह है, ये सब विवाह है, जिसमें आंधी विवाह को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस विवाह में प्रेमी युवक शादी का प्रस्ताव लेकर खुद या किसी परिचित के माध्यम से कन्या के माँ बाप के पास जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, यानी कि अरेंज मैरिज की बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक प्रकार का हरण विवाह है, कौन सा। पहला है विनिमय विवाह, दूसरा है सेवा विवाह, तीसरा है ओपरतिपी विवाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपरतिपी विवाह। ओपरतिपी विवाह हो समाज में हरण विवाह है, जिसमें वर कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि हो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, हो जनजाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलन है। दूसरा, तलाक के बाद बच्चे पिता के साथ रहते हैं। तीसरा, तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो है आपका क्या है, कथन सत्य है और बाकी सब के सब गलत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हो जनजाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलन नहीं है। हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है और तलाक के बाद बच्चे जो है पिता के साथ रहते हैं और तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज द्वारा स्वीकृत है। ये वाला केवल आपका जो है सत्य कथन है, सत्य को पहचानना है और बाकी सब के सब गलत कथन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि हो जनजाति में किस प्रकार की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। पहला, मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तीसरा है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, चौथा है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, हो समाज में मानकी मुंडा पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 73, हो जनजाति से संबंधित सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, हो गांव का प्रधान महतो कहलाता है। दूसरा, मुंडा का सहायक मानकी होता है। तीसरा, 7 से 12 गांव को मिलाकर एक पीर बनता है जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। इसमें जो है क्या करना है, कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला कथन सत्य है। ठीक है, और बाकी सब के सब गलत है। ठीक है, कैसे गलत है तो आपको बता दें, हो गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है, यहाँ महत्व दिया है तो क्या हो जाएगा, मुंडा कहलाता है। और मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है, यहाँ मानकी दे दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डाकुआ कहलाता है। ठीक है, और ये वाला तो ठीक है कि 7 से 12 गाँव को मिलाकर पीर या पढ़ा बनता है, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। पहला है शिकार, दूसरा है कृषि, तीसरा है मजदूरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं शिकार नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी कृषि हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि साधारणतः जो है झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उनका मुख्य पेशा जो है लगभग क्या है, कृषि है। इतना याद रखना है। हाँ, कुछ लोग जो है आदिम जनजाति कुछ हैं जो कि शिकारी संग्रह करता है, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं जिनका मुख्य पेशा कृषि ही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है। पहला है सिंह बोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है गणेश, चौथा है शिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा और किनका है, मुंडा जनजाति का भी प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। संथाल जनजाति का भी क्या है, प्रमुख देवता आपका सिंह बोंगा है। इसके अलावा आपको बता दें असुर जनजाति का भी जो है प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि हो जनजाति में प्रचलित विवाहों में कौन सा विवाह सबसे प्राचीन है? पहला है ऊपर तिपी विवाह, तीसरा है आदि विवाह और दूसरा है आदि विवाह, तीसरा है राजी खुशी विवाह, चौथा है दीकू विवाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओपोर तिपी विवाह, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला हो जाएगा। ओपोर तिपी विवाह एक हरण विवाह है जिसमें वर कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह करता है और यह विवाह हो जनजाति में प्रचलित विवाह का जो है सबसे प्राचीनतम रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि खेरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है खेरवार परंपरा के अनुसार यह खेड़ी झार से आए थे इसलिए खरवार कहलाए। दूसरा, खेरवार झारखंड की छठी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तीसरा, इनका जमाव पलामू प्रमंडल में है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है गलत कथन को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत कथन है। ये झारखंड की छठी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये वाला आपका जो है छठी दिया है, यही गलत है, यहाँ 5वीं होना था। तो खेरवार जो है झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इनका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल यानी कि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में है। इसके अलावा ये रांची, हजारीबाग क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि खरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, खरवार जनजाति के संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ राज परिवार मूलतः खरवार थे। तीसरा, इनका रूप रंग छोटा नागपुर के राजपूतों की तरह हो गया है। चौथा, सभी कथन सत्य है। इसमें जो है आपको क्या पहचान करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। इस कथन को फिर से पढ़ लीजिएगा, सभी कथन सत्य है। देखिए, खेरवार जनजाति के संबंध जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह से है और संपन्न खेरवारों ने उच्च कुल में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी कारण इनका रंग रूप जो है छोटा नागपुर के राजपूतों की तरह हो गया है। ऐसा माना जाता है कि रामगढ़ का जो राज परिवार है वो क्या था, खेरवार ही थे। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि खेरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये जनजाति बहिर्विवाह गोत्रों में बटी हुई है। दूसरा, खेरवारों की 5 उपजातियां हैं। तीसरा, खेरवारों में सामाजिक स्तर का सर्व प्रमुख निर्धारक तत्व रुपया पैसा है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है सत्य कथन का पहचान करना है तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाला केवल सत्य है और बाकी जो है बी और सी कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। आपको बता दें कि ये जनजातियां जो है बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है, ठीक है, लेकिन खेरवारों की जो है 4 नहीं 5 उपजातियां हैं। कितनी? 4 उपजातियां हैं। कौन कौन? भोक्ता है, मांझी है, रावत है और महतो है। ठीक है, 4 है। और खेरवारों में जो है सामाजिक स्तर का सर्व प्रमुख निर्धारक तत्व जो है भू संपदा है। क्या है? भू संपदा है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, रुपया पैसा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप लोग 4 कर लीजिएगा और यहाँ रुपया पैसा की जगह में भू संपदा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें 80 हो गया है और 5-10 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको धैर्य बना के बैठना है, एग्जाम में पास होना है तो इतना तो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि खेरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ भी सत्य कथन का पहचान करना है। पहला है, खेरवार में युवागिरी जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। दूसरा, खेरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा, खेरवार में वधू मूल्य देने की प्रथा है। चौथा, इनमें सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें जो है सभी के सभी कथन सत्य है। आप लोग फिर से एक बार कथन को पढ़ लीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए हैं कि सत्य कथन असत्य कथन, ताकि उसी बहाने से जो है आप लोग उस जनजाति को विस्तार पूर्वक जान पाइएगा। इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं। खेरवार में युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है और खेरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है और खेरवारों में वधू मूल्य देने की प्रथा है और खेरवारों में बहु विवाह के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सगाई कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि खेरवारों के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य को पहचान करना है। पहला है खेरवारों में बहु विवाह की प्रथा नहीं मिलती है। दूसरा है खेरवारों में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं मिलती है। और तीसरा खेरवारों में तलाक की प्रथा नहीं है। चौथा इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें जो है सभी के सभी जो है आपका असत्य है, गलत बात दिया गया है। ठीक है, तो सही बात क्या है तो आपको बता दें कि खेरवारों में बहु विवाह की प्रथा मिलती है। खेरवारों में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा मिलती है, जिसे सगाई भी कहा जाता है। और खेरवार जनजाति में तलाक प्रथा भी प्रचलित है। तो यहाँ पर जो है सभी कथन गलत दिया हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि खरवार के ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। पहला मुखिया, दूसरा है बैगा, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि खरवार के ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया या बैगा दोनों चीज कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि खरवारों का मुख्य पेशा क्या है। पैसा यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, पेशा मतलब व्यवसाय या धंधा पानी। ठीक है, पेशा। पहला है कृषि, दूसरा है मजदूरी, तीसरा है असम के चाय बागान में काम करना, चौथा है शिकार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। खेरवारों का जो है मुख्य पेशा कृषि है। ऐसे आपको बताया था लगभग सभी जनजाति का जो है मुख्य पेशा कृषि है। और खेरवारों में कुछ जमींदार हैं, जबकि अधिकांश रैयत हैं। अत्यंत गरीब खेरवार जो है मजदूर भी हैं। और कुछ खेरवार कोयला खानों में काम भी करते हैं, और कुछ असम के चाय बागानों में भी काम करने गए हैं। तो सभी प्रकार के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए कृषि जो ज़्यादा सटीक है, इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि खेरवारों का सर्वप्रमुख देवता क्या है या कौन है। पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है धरती आबा, तीसरा है धर्मेश, चौथा है शिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा हो जाएगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और इससे पहले हम बता चुके हैं, हो जनजाति की बात करेंगे, मुंडा जनजाति की बात करेंगे या संथाल जनजाति की बात करेंगे, सबका प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। धरती आबा तो किसको कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। और धरती आबा मतलब जगत के पिता हो जाता है। धर्मेश तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को कहा जाता है। और शिव जो महादेव हैं, और महादेव का जो है कठोर उपासना कौन सा त्यौहार है, तो आपका मंडा पूजा है। ये सब आपको तो पहले से पता है, क्या बताना है। आज तो हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग जो है केवल उत्तर की बात करेंगे, कोई एक्सप्लेन वाला बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि खेरवारों के धार्मिक समाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, खरवार धार्मिक कृतियों में पाहन की सेवा लेते हैं। दूसरा, बलि चढ़ाने के लिए बैगा की सहायता लेते हैं। तीसरा, बीमार पड़ने या घोर संकट आने पर ओझा या मती की सहायता लेते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका गलत कथन को पहचान करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो है पहला कथन जो है आपका गलत है, और बाकी सब के सब सही है। देखिए, खेरवार जो है धार्मिक कृतियों में या धार्मिक कार्यक्रम में जो है ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं, ब्राह्मण या पुरोहितों की जो है सहायता लेते हैं। ये आपका जो यहाँ पहान दिया है, ये बात गलत है। किंतु बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पहान अथवा बैगा की सहायता ली जाती है। और बीमार पड़ने पर या घोर संकट आने पर ओझा या मती की भी सहायता वे लेते हैं। लेकिन पहला कथन जो है आपका गलत है, पहान की जगह वहाँ पर ब्राह्मण या पुरोहित हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि लोहार जनजाति के जमाव किस जिले में नहीं है बोल रहा है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। ठीक है, आपको बता दें कि लोहार या लोहारा जनजाति झारखंड में इनका जमाव मुख्य रूप से रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, चतरा और लोहरदगा क्षेत्रों में है। लेकिन कोडरमा में जो है इनकी जनसंख्या नहीं देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि लोहार किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं। यहाँ पर लोहार लिखा गया है, उसको आप लोग लोहरा भी कर सकते हैं। ठीक है, लोहरा। तो लोहरा किस जनजाति के वंशज माने जाते हैं। पहला असुर, दूसरा है खरवार, तीसरा है हो, चौथा है कोल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, असुर।
आप सभी जानते हैं कि असुर जो है झारखंड की क्या है, प्राचीन जनजाति है और ये आदिम जनजाति तो है ही। इन्हें क्या कहा जाता है, तो झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। और असुर जनजाति का भी जो है पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है और लोहार जनजाति का भी जो है पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि असुर से ही निकला हुआ है कौन, आपका लोहार जनजाति, यानी कि लोहार जनजाति का वंशज क्या है, आपका असुर है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि लोहार के संबंध में निम्न में से किस प्रजाति समूह से है, यानी कि लोहार जनजाति किस प्रजाति समूह से आते हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड में जो 32 जनजाति पाई जाती है उनमें से अधिकतर जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के तहत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि लोहार के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है लोहार जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, दूसरा है लोहार में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, और तीसरा इनका मुख्य व्यवसाय घर गृहस्थी के लिए लोहे का उपकरण बनाना है, और चौथा इनमें सभी सत्य है। तो सत्य कथन पहचानना है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य लिखा गया है। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है और इस जनजाति में सामान्यतः एक विवाह ही प्रथा में है और कहीं कहीं जो है बहु विवाह की भी प्रथा यहाँ पर देखी जाती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि लोहार जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। पहला है शिव, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है विश्वकर्मा, चौथा है धर्मेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वकर्मा को ये लोग जो है अपना प्रमुख देवता मानते हैं। कौन, लोहार जनजाति के लोग। चलिए अब जो है हम लोग काफ़ी क्लास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग को 10 क्वेश्चन देखना है, फिर हम लोग समाप्त कर लेंगे। देखिए मैराथन क्लास लाने के लिए जो है काफ़ी सवाल को जो है एकत्र करना होता है, लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 6 बजे अगर क्लास नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, लेकिन मैराथन लाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि पालकी ढोने के कारण किस जनजाति का नाम पड़ा है। पहला है महली, दूसरा है आपका उरांव, तीसरा है लोहार, चौथा है खड़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़िया जनजाति। आपको बता दें कि झारखंड में जो खड़िया जनजाति है और खड़खड़िया का मतलब क्या होता है, खड़खड़िया, खड़खड़िया का मतलब ही पालकी होता है। क्या होता है, पालकी होता है। इसीलिए जो है पालकी ढोने के कारण इनका नाम क्या हो गया, खड़िया। ठीक है, चलिए इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि खड़िया जनजाति के जमाव किस जिले में नहीं है। पहला रांची, दूसरा सिंहभूम, तीसरा हजारीबाग, चौथा है चतरा। नहीं है पूछा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतरा में नहीं। कहाँ, चतरा में नहीं। झारखंड में खड़िया जनजाति के जमाव रांची में है, सिंहभूम में है, हजारीबाग क्षेत्र में है, लेकिन चतरा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि खड़िया के संबंध किस प्रजाति समूह से है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। जिससे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अधिकतर लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन, तो एक हो जाता है आपका पहाड़ी खड़िया। कौन हो जाएगा, आपका पहाड़ी खड़िया। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका ढेल की खड़िया। क्या हो जाएगा, ढेल की खड़िया। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो आपका दूध खड़िया। क्या हो जाएगा, दूध खड़िया। इतना याद रखना है। तो खड़िया जनजाति को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि खड़िया जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं। पहला है धूमकुड़िया, दूसरा है कोडवा, तीसरा है घोटुल, चौथा है गोतियो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोतियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96।
क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि खड़िया सामाजिक व्यवस्था में किस विवाह को असल विवाह कहा जाता है? पहला है सह पलायन विवाह, दूसरा है अपहरण विवाह, तीसरा है राजी खुशी विवाह, चौथा है ओललदय विवाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओललदय विवाह। खड़िया समाज में जो है बहु विवाह प्रचलित रूप है और खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आपका ओललदय और इसी को जो है असल विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को असल विवाह कहा जाता है, ओरिजिनल विवाह। ठीक है, चलिए और 4 क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा सा धैर्य धरिए। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि खड़िया सामाजिक व्यवस्था में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पहला है गिनी तंग, दूसरा है गोनोंग टक्का, तीसरा है पोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिनी तंग कहा जाता है। गिनी तंग कुछ इस तरह से भी इसका स्पेलिंग लिखा जा सकता है, गिनी अंग, ठीक है, पिता फिर अंग, गिनी तंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि खड़िया जनजाति के सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, खड़िया समाज में विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा, खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता है। तीसरा, खड़िया जनजाति की जातीय पंचायत को धीरा और पंचायत प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या पहचानना है? सत्य कथन को पहचानना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। तो एक बार आप लोग बढ़िया से इसको कथन को पढ़ लीजिएगा। खड़िया सामाजिक व्यवस्था में खड़िया समाज में विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है और खड़िया गांव का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं और खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है और पंचायत के प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? पहला है बेला, दूसरा है ठाकुर, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है सिंहबोंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, खड़िया जनजाति का जो है प्रमुख देवता आपका क्या है? बेला भगवान है। क्या है? बेला भगवान है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा ठाकुर देव, यानी किसी को ठाकुर देव भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि देखिए जो क्लास देखे हैं, जितने लोग देखे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कुछ ना कुछ जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तभी जो है हम दोबारा जोश के साथ कल भी आप लोग के लिए कोई खास चैप्टर के साथ मैराथन लेके हम प्रस्तुत होंगे। नहीं तो बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हम कल फिर से जो है आप लोग के लिए मैराथन क्लास लेके आएंगे, कोई नया चैप्टर। तो अभी 12-13 दिन है, 15 दिन, तो 15 चैप्टर को इस तरह से मैराथन लाएंगे तो आप लोग का जो है एग्जाम में कोई भी झारखंड जीके से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। ठीक है, बशर्ते शुरू से लास्ट तक आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पहला है दिहुरी, दूसरा है पहान, तीसरा है धर्मेश, चौथा है ठाकुर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिहुरी कहलाता है। ठीक है, तो पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे दिहुरी कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि खड़िया जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक हो जाएगा ढेलकी खड़िया और ढेलकी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पाहन कहते हैं। इसके अलावा दूध खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको भी पाहन ही बोलते हैं। लेकिन पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको दिहुरी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है खड़िया जनजाति का जो है सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो था आप लोग के लिए 100 सवाल, एक चैप्टर से जो है 100 सवाल लेके आ रहे हैं। तो समझिए कि आपका जो है कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। वैसे झारखंड की जनजाति वाला चैप्टर जो है लंबा है, तो हमको लगता है कि और 100 क्वेश्चन लाएंगे तब जो है आपका आदिम जनजाति वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आप लोग कहिएगा तो इसका जो है पार्ट 2 हम कल लेके आ जाते हैं, ताकि आप लोग का जो है यहाँ पर तो 5-6 जनजाति का हुआ कंप्लीट, लेकिन बाकी जनजाति अभी बाकी है। उसमें विशेषकर आपका आदिम जनजाति भी बाकी है। तो जैसा आप लोग बोलिए हम इसका पार्ट 2 लाने के लिए तैयार हैं। हम तो आप लोग के लिए जम के मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।